कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले कुछ वीडियोस में हाउ होम्योपैथी वाज डिस्कवर्ड वाली सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था कि फॉल ऑफ होम्योपैथी राइज होने के बाद क्यों कैसे हुई, स्पेसिफिकली यूएसए में। आज हम डिस्कस करेंगे 1988 में होम्योपैथी का स्टेटस अराउंड 1980s 1990s कैसे रिवाइव होने लगा। तो होम्योपैथ्स ने थ्रू आउट द वर्ल्ड वेरियस डिग्री ऑफ ऑपोजिशन सहा है फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस, लेकिन कहीं भी सिस्टमैटिक या इंटेंस अटैक्स जितने वहाँ अमेरिकन डॉक्टर्स के द्वारा किए गए उतने नहीं हुए। जहाँ पे होम्योपैथी को एक रिलेटिवली फ्री एनवायरनमेंट मिला ग्रो होने का, प्रैक्टिस करने का, तो होम्योपैथी ग्रो हो पा रही थी, फ्लरिश कर पा रही थी। पर्टिकुलरली जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में, जहाँ पे रॉयल फैमिली जो है हैज़ बीन अंडर होम्योपैथिक केयर सिंस 1830s। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ने नोट किया था कि विजिट्स टू होम्योपैथिक फिजिशियंस जो है इंक्रीज हो रही थी इंग्लैंड में अराउंड 1980s एट द रेट ऑफ 39% पर ईयर। ब्रिटिश कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था, तो उन्होंने देखा था कि 28,000 मेंबर्स वहाँ पे थे एंड डिस्कवर किया था कि 80% हैड यूज्ड सम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में भी 70% ऑफ दोज हु हैड ट्राइड होम्योपैथी वर क्योर्ड और इम्प्रूव्ड बाय इट। ग्रोइंग इंटरेस्ट जनरल पब्लिक द्वारा भी देखा गया और सरप्राइजिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ होम्योपैथी बाय कन्वेंशनल फिजिशियंस इन ब्रिटेन में भी देखा गया। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने रिसेंटली, यानी उस वक्त के अकॉर्डिंग रिसेंटली 1987 या 88 में कोई रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक सर्वे पब्लिश किया था जिसमें एटीट्यूड्स ऑफ ब्रिटिश फिजिशियंस टुवर्ड्स प्रैक्टिशनर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन नोट किया गया था। सर्वे में डिस्कवर हुआ था कि 42% ऑफ द फिजिशियंस सर्वेड रेफर पेशेंट्स टू होम्योपैथिक फिजिशियंस। एक और अलग स्टडी में इन द टाइम्स ऑफ लंदन ने ये फाइंड किया था कि 48% ऑफ द फिजिशियंस रेफर्ड पेशेंट्स टू होम्योपैथिक फिजिशियंस। एक स्टडी जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई थी उसी टाइम के अराउंड, उसमें ये नोट किया गया था कि इन अ सर्वे ऑफ 100 रिसेंटली ग्रेजुएटेड ब्रिटिश फिजिशियंस, यानी अराउंड 1988 में जो ग्रेजुएट हुए थे, 80% ऑफ देम एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन बीइंग ट्रेन्ड आइदर इन होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर और हिप्नोसिस। ग्रेट ब्रिटेन में और टू अ स्मॉल एक्सटेंट यूएस में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ रिप्लेस करने लगा टर्म जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव थेरेपी को, क्योंकि एडवोकेट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ का उस वक्त ये मानना था कि दे थेरेपीज़ आर नॉट ऑल्टरनेटिव बट आर अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम मेडिसिन। जो इम्प्रेसिव ग्रोथ ग्रेट ब्रिटेन में थी वो ही ऐसी ही फ्रांस में देखी जाती थी उस वक्त। तो उस वक्त में जो फ्रेंच डॉक्टर्स के सर्वे हुए थे उसमें रिवील हुआ था कि 11,000 यूटिलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन, दैटली 25% ऑफ द फ्रेंच पब्लिक हैव ऑल्सो ट्राइड और आर प्रेजेंटली यूजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। Over 20,000 French pharmacies were selling homeopathic medicines then. इस सर्वे में ये भी नोट किया था कि कोर्सेज इन होम्योपैथी लीडिंग टू अ डिग्री ऑफर किए जा रहे थे 6 मेडिकल स्कूल्स में। होम्योपैथी जो है इज टॉट इन ऑल फार्मेसी स्कूल्स एंड इन 4 वेटरनरी स्कूल्स उस वक्त 1988 में फ्रांस में। होम्योपैथी ग्रो हो रही थी इतनी रैपिडली फ्रांस में कि एक कवर स्टोरी ऑफ ले नोवेल ऑब्जर्वेट्योर, वन ऑफ द फ्रांस लीडिंग मैगजीन्स, उसमें ये नोट किया गया था कि प्रेसिडेंट मिटरैंड एंड 6 मेडिकल स्कूल डीन्स हैड कॉल्ड फॉर मोर रिसर्च ऑन होम्योपैथी। रिसर्च की अभी भी बहुत ज़्यादा और आवश्यकता है कि जो ऑलरेडी प्रूविंग्स ड्रग में हो चुकी हैं वो ताकि और ही डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सामने आए। ऑथर ने एडिटोरियलाइज किया था कि इट इज़ अ फैक्ट दैट होम्योपैथी ऑब्टेन्स रिजल्ट्स, समटाइम्स स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट्स, ये उनके शब्द थे। 1981 में डच गवर्नमेंट ने पब्लिश की थी एक रिपोर्ट ऑन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इन दी नीदरलैंड्स इन 1981, जिसमें ये कंक्लूड किया गया था कि 20% ऑफ द डच पब्लिक यूटिलाइज्ड ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स।
इसी रिपोर्ट में होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ ऐसा नोट किया गया था। होम्योपैथी यूरोप में वाइड स्प्रेड हुई थी, लेकिन और भी ज़्यादा पॉपुलर हुई एशिया में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका में। होम्योपैथी इंडिया में स्प्रेड होने लगी थी इन पार्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट इट रिसीव्ड फ्रॉम महात्मा गांधी, हु वाज रिपोर्टेड टू हैव सेड दैट इट क्योर्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल देन एनी अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन इसके सिवाय इट हैज़ बीन इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मैनी ऑफ द अक्यूट इन्फेक्शियस कंडीशंस एंड क्रॉनिक मैलेडीज इन द सब कॉन्टिनेंट। एक आर्टिकल जो WHO में के जर्नल वर्ल्ड हेल्थ फोरम में पब्लिश हुआ था, उसमें ये नोट डाला गया था कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सीम्स वेल सूटेड फॉर यूज इन रूरल एरियाज वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स एंड ड्रग्स नीडेड फॉर कन्वेंशनल मेडिसिन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। होम्योपैथी कंसिडरेबली चीपर थी उस वक्त कन्वेंशनल मेडिसिन से, एंड कोई भी पर्सन जो है जैसे कि आज बहुत सारी मेडिसिन ओवर द काउंटर ली जाती हैं, तो कुछ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन उस वक्त भी ओवर द काउंटर ले ली जाती थी कॉमन मैन जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ओवर द काउंटर मेडिसिन कोई भी यूज़ ना करें। प्लीज़ गेट देम प्रिस्क्राइब बाय योर रिस्पेक्टिव फिजिशियंस, जो भी पैथी की आप मेडिसिन लेना चाहते हैं उनसे। तो अराउंड 1980s 120 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे इंडिया में, जो 4 या 5 ईयर का होम्योपैथिक मेडिकल कोर्स दे रहे थे। 19 कॉलेजेस जो है स्टेट द्वारा मेंटेन किए जा रहे थे, एंड जो कि बहुत सारे उनमें से यूनिवर्सिटीज़ द्वारा एफिलिएटेड थे। एस्टिमेट किया जा रहा था उस वक्त कि अबाउट 100,000 होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया हैं। एक आर्टिकल जो वर्ल्ड हेल्थ फोरम में लिखा गया था, उसी में एक्नॉलेज किया गया था, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द लीगल पोजिशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ होम्योपैथी हैज़ बीन एलिवेटेड टू अ प्रोफेशनल लेवल सिमिलर टू दैट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि अभी भी है। MBBS, BAMS, BHMS जो एक समान डिग्री पीरियड ऑफ डिग्री कर दिया गया है, और भी डेफिनेटली होंगे जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ। होम्योपैथी इतनी पॉपुलर साउथ अमेरिका में नहीं हुई जितनी कि यूरोप या एशिया में हुई, लेकिन वाइडली यूटिलाइज तब भी होती थी। अर्जेंटीना में उसकी पॉपुलैरिटी डेट्स बैक टू जनरल सैन मार्टिन, द कंट्रीज ग्रेटेस्ट हीरो, who was reported to have taken a kit of homeopathic medicines across the Andes in his efforts to free Chile and Peru from Spain in 1816. अर्जेंटीना के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड होम्योपैथिक फिजिशियंस थे डॉक्टर फ्रांसिस्को इज़ाइएगा। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 डॉक्टर्स हैं अर्जेंटीना में जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे अराउंड 1988, एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 million ऑफ अर्जेंटीनाज 30 million पीपल हैड ऑलरेडी यूज होम्योपैथिक मेडिसिन बाय देन। होम्योपैथी इक्वली पॉपुलर हुई ब्राज़ील में, जहाँ पे अराउंड 2000 फिजिशियंस यूटिलाइज करते थे होम्योपैथिक मेडिसिन। और इंटरेस्टिंग टू नोट था कि फार्मासिस्ट जो ब्राज़ील में थे, वो उनको ज़रूरी था कि वो कोर्स इन होम्योपैथिक फार्मेकोलॉजी अलग से लें इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट। एटलीस्ट 10 होम्योपैथिक स्कूल्स थे ब्राज़ील में, एंड सेवरल कन्वेंशनल मेडिकल स्कूल्स हैव कोर्स वर्क इन होम्योपैथी उस वक्त। होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी बहुत सारी कंट्रीज़ में हुई और उसके साथ साथ वाइडली प्रैक्टिस होती थी। मैक्सिको, ग्रीस, बेल्जियम, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एंड सोवियत यूनियन। अब अर्ली 1970s में जहाँ 50 to 100 फिजिशियंस थे होम्योपैथी में स्पेशलाइज करने वाले US में, वहीं मिड 80s तक आते आते अप्रॉक्सीमेटली 1000 फिजिशियंस हो गए हु स्पेशलाइज्ड इन होम्योपैथी इन दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक तरीके से होम्योपैथी का पुनर्जागरण हुआ, या उन्होंने एक री एक्सपीरियंस किया, एक रिनाइसेंस वहाँ पे। वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ फिजिशियंस इन द US हु स्पेशलाइज्ड इन होम्योपैथी डबल्ड फ्रॉम 1980 टू 1982। कंकॉमेंटेंट इंक्रीज साथ में उनका भी हुआ था जो माइक्रोडोजेस यूज़ कर रहे थे बाय वेरियस अदर प्रोफेशनल्स, होम्योपैथी के माइक्रोडोजेस यूज़ कर रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 1000 अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स इन US used to use homeopathic medicines at that time, and that included dentists, podiatrists, veterinarians,
physician assistants, nurses, naturopaths, acupuncturists, chiropractors and psychologists. ये नंबर ऑल्दो बहुत फ्यू था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइसेंस्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स, लेकिन रैपिडली ग्रो हो रहा था उस वक्त इंटरेस्ट इन होम्योपैथी एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऐसा सोचा जा रहा था कि आगे आएगा. अभी वहाँ पे यूएस में एक्चुअल में वहाँ जनरल पॉपुलेशन में कितना है वो तो वहीं पे बता पाएंगे लोग, बट येस ऑब्वियसली एज वी कोरियर होम्योपैथी मेडिसिन आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन इन यूएस एंड अदर कंट्रीज़, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते कि काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है अभी. तो जो रीडिस्कवरी हुई होम्योपैथी की जनरल पब्लिक द्वारा बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रही. एफडीए कंज्यूमर ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि 1000% इंक्रीज था इन सेल्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रॉम लेट 1970s टू अर्ली 1980s. बहुत लोग ये सोचते थे कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग लेते हैं, लेकिन जो रिसर्च पब्लिश हुई थी वेस्टर्न जर्नल ऑफ मेडिसिन में, उसने शो किया था कि होम्योपैथिक पेशेंट्स टेंड टू कंसिडर इवन बेटर एजुकेटेड देन एवरेज अमेरिकन. ज़्यादा एजुकेटेड होते, ज़्यादा डिजीज़ नॉलेज होके जाते हैं. और यहाँ पे मैं एक रीसेंट एग्जांपल्स कुछ कोट करना चाहूँगी ऑफ वेरियस पेशेंट्स के. जो पेशेंट्स आते हैं बहुत सारी जगह दिखा के आते हैं एज अ होम्योपैथ मेरे पास, तो वो ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट करवा के आते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस करवा के आए हुए थे. तो उनको एक जो उनकी डिज़ीज़ नॉलेज है, उनकी डिज़ीज़ जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है. तो ऐसा नहीं है कि हर बार कोई भी अनएजुकेटेड इंसान ही दवाई लेने आएगा. अनएजुकेटेड यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसको एजुकेशन नहीं है. कई बार उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बीमारी के बारे में अपनी पता होती है एंड आप तब भी दवाई देते हैं और पेशेंट ट्रीट होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उस वक्त ये अंदाज़ा लगाना तब मुश्किल था कि 21st सेंचुरी में यूएस में और बाकी वर्ल्ड में होम्योपैथी कैसे ग्रो करेगी एंड सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन में कितना होना चाहिए, कितना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. तो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन प्लीज़ मत कीजिए. ये जो जनरल वो है कि कोई नुकसान नहीं होता लेकिन एग्रेवेशंस होती हैं. आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल. जब मैंने रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया था एक होम्योपैथिक क्लिनिक में एज अन असिस्टेंट होम्योपैथिक डॉक्टर, तो वहाँ पे एक केस आया था जो लाइकोपोडियम 1 ml लिए जा रहे थे 7 महीने कॉन्टीन्यूसली. उनको इतने भयंकर नर्वस सिम्टम्स डेवलप हुए कि जब वो एलोपैथिक मेडिसिन में भी जा रहे थे तो उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि कोई आप ड्रग अब्यूज़ तो नहीं कर रहे, कोई आप ऐसी ड्रग तो नहीं ले रहे जो प्रोहिबिटेड है, या जिसको मतलब कहते हैं ना डूइंग ड्रग्स कहते हैं, या कोकेन वगैरह, कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ले रहे. तो इतने प्रोमिनेंट न्यूरल सिम्टम्स कह लीजिए, नर्वस सिम्टम्स उनमें आने लगे. उनका जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है परमानेंटली डिसफिगर होने लगे. इतना ज़्यादा उस दवाई का 7 महीने कॉन्टीन्यूसली एट सच हाई पोटेंसी यूज़ करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा. और उनको ट्रीट करने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि दवाई को एंटीडोट करना बहुत ज़रूरी है. उसको समय काफ़ी लगा उनको ट्रीट करने में. सो यस, कोई भी दवाई जो है ऐसी ना ली जाए होम्योपैथी में भी कि जो आप अपने आप ले रहे हैं और आपको उसका अता पता नहीं है कि उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है. सो उस भ्रम में नहीं रहना है कि कोई नुकसान होगा ही नहीं. जब नुकसान होता है तो बहुत भयंकर होता है. सो यस, दैट्स इट फॉर द कॉन्सेप्ट और द सीरीज़ ऑफ हाउ होम्योपैथी वाज डिस्कवर्ड. कभी एक पर्टिकुलर अलग से सीरीज़ बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि इंडिया में कैसे कैसे आई और कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई. So till then, stay connected, stay tuned. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and please do not forget to hit the bell icon, mention your comments in the comment section, and please do subscribe. Please. Thank you so much.